Today we are starting with the next topic, that is heat capacity. बड़े आराम से समझ सकते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट को पकड़े रखने की पावर। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो कैसे समझेंगे? आपके शहर में गर्मी भी फुल है और सर्दी भी फुल है, और बॉम्बे में ना सर्दी ज्यादा ना गर्मी ज्यादा। क्या रीजन है? आप तीन साइड मिट्टी से घिरे हुए हो और वो तीन साइड पानी से घिरे हुए हैं, इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब गड़बड़ क्या होती है वो मैं बता देता हूं। असल में हीट जो है ना, पकड़े रखने की पावर पानी में बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब आप लोगों की चोट लग जाती है किसी के घर में, बूढ़े बुजुर्ग के, और उसको हीटिंग चाहिए होती है, तो हम रबड़ की बोतल में क्या भर के दे देते हैं? पानी। क्यों? क्योंकि पानी गर्म भी लेट होता है और ठंडा भी। आपके शहर में फुल गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो दिन है वो बड़े हो जाते हैं। सही है बिल्कुल। और सूरज अंकल सुबह फ्री हो गया जाते हैं, लो जी में आ गया है ना, 5 बजे ही आ गया चलो, और 8 बजे तक जो रेत है वो फुल गर्म हो जाती है। और रात अपने को पता है, अपने को 8 बजे तक दिन होता है, और रात जितनी देर में ठंडी होने लगती है उतनी देर में सूरज भी आ जाता है। सर्दी के दिनों में जस्ट उल्टा हो जाता है। हाँ जी, दिन क्या हो जाते हैं? छोटे, रातें क्या हो जाती हैं? इसलिए ठंड पड़ती है। तो पानी के अंदर जो हीट को पकड़े रखने की पावर है, दैट इज कंसिडर्ड एज हीट कैपेसिटी। इसलिए हमारे यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा है और सर्दी भी ज्यादा है, क्योंकि रेत की हीट कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत कम है। उल्टा है, देखो मेरे दरबार। अब आप बर्तन की बात कर लीजिए। जनरली जो कंटेनर होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है? yes, तेरे फ्रिज के अंदर जो बर्तन है ना, बर्फ जमाने वाला, वो किस चीज का है? एल्यूमिनियम का। तेरा प्रेशर कुकर भी किस चीज का है? क्यों 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 क्यों? ताकि वो जल्दी गर्म हो जाए, उसकी हीट कैपेसिटी भी कम है। ऐसा बर्तन ले लो जो आधे घंटे में गर्म ना हो, पता लगा सिलेंडर रोज खत्म हो जाएंगे। क्यों? जितना बर्तन लेट गर्म होगा उतना हीट क्या लगेगी? एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो हमारे जो बर्तन होते हैं वो गर्म भी जल्दी होते हैं और ठंडे भी, क्योंकि उनकी हीट कैपेसिटी कम है। पर व्हाट इज द डेफिनेशन? आप सुनना, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस by 1 degree centigrade is considered as heat capacity. दोबारा बोलूं, the energy required to increase 1 degree centigrade temperature of 1 mole substance is considered as heat capacity. किसी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर कितने डिग्री बढ़ाना चाहती है? 1 डिग्री। तो जितनी देर को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी वो हीट कैपेसिटी होगी। पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आग ज्यादा चाहिए, या रेत का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आग ज्यादा चाहिए? पानी का। इसलिए पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा। किसी ने पूछा सर फॉर्मूला दो, मैंने कहा हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं C से, और C बराबर हो जाएगा Q, और टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा T2 माइनस। ये फॉर्मूला होता है बच्चों वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Q का मतलब क्या था? पढ़ते आ रहे हो 3-4 दिन से। सिस्टम को दी गई एनर्जी। याद है मैं परसों सुबह उठा था, मेरी एनर्जी U1 थी, फिर मेरे को नाश्ता कराया तो मेरी एनर्जी U1 प्लस Q हो गई। तो व्हाट इज Q? द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। और चेंज इन टेम्परेचर क्या है? हाँ, तो क्या मैं इसको लिख दूं? C इज इक्वल टू Q अपॉन में डेल्टा T। यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन अब C क्या कहता? सर हम तो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? अगर स्मॉल चेंज करना चाहते हो तो स्मॉल चेंज का मतलब आपको पता ही है, dq अपॉन में क्या हो जाएगा? dt। ये तो खैर बताने वाली बात है नहीं खास, कोई स्मॉल चेंज करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन C से पूछा कितने टाइप की होती है? फिजिक्स में पढ़ लिया थर्मोडायनामिक्स, एक था Cp और एक क्या था? Cv। वहां आपको सर नहीं बताते, अब मैं बताता हूँ, वो मेरी बात है केमिस्ट्री की। Cp और Cv, तो हीट कैपेसिटी को आप 2 टर्म में लिख सकते हो। एक नंबर में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तब आप इसको Cv बोलोगे। क्या बोलोगे? Cv। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? Qv। क्या हो जाएगा? Qv। और अपॉन में कितने बच्चों को पता है Qv क्या होता है? कल परसों बात हुई थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। याद आ गया? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन
0 और QV बराबर QV बराबर हाँ डेल्टा U। कल परसों बात हुई थी मेरी आपके साथ कि पंखा चलाया था और पंखा घूमने की बजाय घूम 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 कर रहा था और तुमने कहा कि सर फिर हम ना फटाफट बंद कर देंगे वरना मोटर जल जाएगी। तो वो घूम घूम कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी तो वहां तक जा रही है पर वर्क डन थोड़ी देर बाद पंखा गर्म हो जाएगा, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। क्यों आ रही है पता है? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 हो जाता है और आप जितनी एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को वो सिर्फ उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो जाती है। इसीलिए अब मैं यहाँ पे एक नई बात लिख सकता हूँ डेल्टा U और अपॉन में डेल्टा T। यस और नो तुम बता दो। तो कल को अगर QV लिखा हुआ मिल जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और बाहर पैरा में लिख देता हूँ V का मतलब एट कांस्टेंट। और कल को कोई कह दे सर ये कोई जरूरी है कि लार्ज चेंज हो, तो मैं आपके साथ हूं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, स्मॉल चेंज भी कंसीडर कर सकते हैं। पर अब मेरे दूसरी हीट कैपेसिटी क्या होगी वो अब आप बताओगे। पहली अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो सेकंड वेरी गुड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। वेरी गुड। अब बताओ जी कांस्टेंट प्रेशर में मैं C को क्या लिखूं? इसको क्या लिखा? बोलिए शाबाश Cp। तो अब इसको क्या लिखूंगा? और इसको CV लिखा तो इसको Cp। फिर से ऊपर क्या हो जाएगा QP और QP के बाद में डेल्टा T। ठीक है, सिर्फ नए बच्चे के लिए दोबारा बताते हैं QP क्या था। अब सुन, अब इसी चीज को तू कांस्टेंट प्रेशर पे सोच। पहला क्वेश्चन, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन कितना होगा? PdV की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स या नहीं पढ़ा होगा? फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा। चलो ये जो PdV है ना ये वर्क डन है, इतना सर याद कर लिए W है, इसकी वैल्यू W के बराबर है। मैं कह रहा हूं P की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, तो P डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे तुमने फिक्स कर लिया सर मैं तो ना इसको इतना ही धक्का मारूंगा तो ये उतना ही आगे जाएगा, है ना। जब प्रेशर फिक्स हो गया तो वर्क डन भी फिक्स हो गया और उसके बाद आप जितने मर्जी पैसे खर्च करते रहो। मजदूर ने तो उतनी दीवारें बना दी जितनी अगले की मर्जी। यस और नो? तो अगर वर्क डन फिक्स हो गया और अब मैं हीट देना शुरू कर दूं यानी कि QP, तो वो किस फॉर्म में चली जाएगी? एंथैल्पी। तो मैंने आपको बताया था जो QP होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा H। और डेल्टा H का मतलब है द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम विच इज वेस्टेड, हाँ जी, इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज एंथैल्पी। तो QP बराबर डेल्टा H होता है। तो अब सर यहाँ क्या करेंगे बता दो, शाबाश नंदनी फटाफट आ जाए। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा H और अपॉन में डेल्टा T और बाहर सर लगा देंगे U और लास्ट में DH अपॉन में DT और बाहर में P, सॉरी U लगा दिया मैंने, बाहर आ गया P। तो दिस इज द Cp एंड Cv। तो हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है? हीट कैपेसिटी का मीनिंग होता है हीट को पकड़े रखने की पावर, और जो जितना जल्दी गर्म होगा वो ठंडा भी उतना जल्दी होगा। तभी तो एल्यूमिनियम का कुकर भी बनता है और एल्यूमिनियम का बर्फ का जमाने वाला बर्तन भी बनता है, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम है। वो ठंडे भी जल्दी होते हैं और गर्म भी जल्दी होते हैं, लेकिन पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूं, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कंसीडर्ड एज हीट कैपेसिटी। ये कितने टाइप की है? 2 टाइप की। कांस्टेंट वॉल्यूम पर तुम C को क्या बोलोगे? Cv, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोलोगे? Cp। तो ये है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूं, वो बुक में ऐड है पर नोट्स में ऐड नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन Cp Cv फिजिक्स वाले सर ने भी पढ़ाया होगा आपको। हाँ जी, ये आप लोग नोट से ऐड कर लेना ये वीडियो को देख के, ठीक है जी। रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है वो चेक करते हैं। तो कल मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट रूल पढ़ाया था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। फिर मैंने आपको कहा था अगर कांस्टेंट प्रेशर पड़ा है तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपने कहा था QP बन जाएगा और QP की जगह आप क्या लिख सकते हो? जल्दी बोलिए, डेल्टा H लिख सकते हो। अब अगर मैं यहां लिख दूं तो ये हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V
या ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, हाँ जी, डेल्टा एन जी और आर टी डेल्टा टी, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, कल ये किया था डेल्टा एन जी आर टी, कल टेम्परेचर फिक्स था, आज वेरिएबल है। अगर मोल्स आपके फिक्स हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी बोलो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में आर डेल्टा टी। मुझे रिलेशनशिप नहीं डिराइव करवाने ना पेपर में आते, लेकिन मैं फिर भी ये वाला करवाना चाहता हूँ, स्पेशल है। अब बताइए कि डेल्टा एच की वैल्यू यहां से देख के बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। हाँ जी बोलिए फटाफट, दिख रहा है डेल्टा एच, नहीं इसको गायब कर दो ना बीच में से। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सीपी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू बोलो सीपी डेल्टा टी। वेरी गुड, ये आ जाएगा सीपी डेल्टा टी। अब यहां से इसको गायब कर दो, क्योंकि इसकी जगह तो ये लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू, हाँ जी हाँ, सी वी डेल्टा टी, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, कुछ कॉमन है क्या तीनों भाइयों के पास, डेल्टा टी उड़ा दो तीनों का, तो मेरे पास क्या रहेगा, सीपी इज इक्वल टू सीवी और प्लस में आर, या सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और आर की वैल्यू सारी दुनिया को पता है फिक्स होती है, कितनी, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये एक्स्ट्रा है, नोट्स में ऐड कर देना इसी हेडिंग के साथ। अब मुझे आएगा जी मजा इसको पढ़ाने का आगे, क्योंकि अब प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तेरा नाम क्या बेटे, पार्थ। पार्थ, दो चीजें चाहिए हमें समझने के लिए। एक तो मैंने तुझे लर्न करवा दी कि जो सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देते हैं वो डेल्टा यू होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम सिस्टम को हीट देते हैं वो डेल्टा एच होता है। ये तो तुझे मैंने याद करवा दी। क्यूपी की जगह हमेशा सर क्या लिखेंगे, डेल्टा यू, और क्यूबी की जगह क्यूपी की जगह डेल्टा एच। दूसरे नंबर पे ये पता होनी चाहिए दोनों चीजें क्या है। डेल्टा यू को कल सर ने क्या बोला था, इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होती है, इंटरनल एनर्जी हमारे अंदर की सारी एनर्जीज का डिफरेंस। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, एनर्जी लेके बैठा हूँ, सिंपल है ना। सुबह उठा हूँ, नहा धोते है ना, चलो सुबह उठते ही नहाना धोना बाद की बात है। सुबह उठते मेरी एनर्जी जीरो होती है क्या, नहीं सर, मरा हुआ होता हूँ, फिर उसमें कुछ डालते खाने का लो भी डालो, फिर वो बंदा चालू, ऐसा तो नहीं होता। तो मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सिस्टम हूँ, और मेरी एनर्जी सुबह की थी U1। फिर मैं नाश्ता भी करूंगा, मेरी एनर्जी बढ़ेगी, फिर मैं काम भी करूंगा, मेरी एनर्जी कम होगी, फिर मैं घर में जाऊंगा तो मेरी एनर्जी U2 होगी। सुबह वाली U1, लास्ट वाली U2, उसका डिफरेंस डेल्टा यू। एंथैल्पी का मतलब मैंने आपको बता दिया, वेस्टेड एनर्जी, पर इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं, अब आपको एंथैल्पी का मतलब समझ आना चाहिए। सिर्फ तेरे लिए बता रहा हूं एंथैल्पी का मतलब, ऐसे समझ नहीं आता था एनर्जी वेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। समझ आता है जब आंखों से कोई चीज देखें। तूने बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाला और तूने कार में 1 लीटर पेट्रोल डाला, किसने ज्यादा वेस्ट किया वो बता दे। कार ने। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि बाइक तो 1 लीटर में तुझे अबोर तो छोड़ जाएगी, है ना। बढ़िया बाइक है, अगर मान लो स्प्लेंडर की, है ना, हीरो होंडा सिटी डिलक्स, वो तुझे 60-65 की एवरेज पे अबोर छोड़ेगी। कार छोड़ेगी तेरे, कार ने साधु वाले में कह देना और पोआ, है ना, नहीं मैं जाना ही नहीं आगे, है ना। तो इसका रीजन क्या है पता है तेरे को, बाइक का इंजन 100 सीसी और मेरी वाली कार का 1500 सीसी क्रेटा, है ना, फर्क आ गया, 15 गुना बड़ा इंजन है। और जरूर पता होगा कभी सिलेंसर पे पैर लगाओ तो मजा बड़ा होता है ना। इससे पता लगता है कि हर सिस्टम को जब आप एनर्जी दोगे ना वो खराब करेगा। पंखा भी चलते वक्त गर्म हो जाता है, कभी देखा है बात, चलते हुए पंखे को रोक के हाथ लगाना। बल्ब और ट्यूबलाइट में बढ़िया कौन, ट्यूबलाइट। हाँ, तुम तो बल्ब देख चुके हो ना, बल्ब तो पता ही होगा। कभी देखा है चलते हुए बल्ब पे हाथ लगा दिया, मजा साना शुरू होता है। क्यों, बल्ब आपका हीट खाता है, लाइट कम देता है, फिलहाल उसकी एंथैल्पी ज्यादा है। ये एंथैल्पी चीज कि मैंने कोई भी सिस्टम लिया, वो सिस्टम पता है क्या कह रहा है, भले ही उसका काम गर्म होना है और चाहे नहीं होना है, पर वो गर्म जरूर होएगा। हीटर की बात करते हैं, हीटर को मैंने पूछा, हाँ भाई तू भी एनर्जी खराब करता है, कहता कैसे, मैंने कहा गर्म हो गया, कहता वो तो मेरा काम है। लेकिन क्या हीटर में से लाइट एनर्जी निकलती है,
क्या हीटर से मैं टॉर्च की तरह काम करता हूँ? भाई है हीटर पकड़ के टॉर्च की तरह काम करता है। भाई तू गर्म क्यों हो रहा है, जल क्यों रहा है ना? तो गर्म तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसका काम है, लेकिन वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में एंथैल्पी रिड्यूस कर रहा है। समझ आ गई बातें आपको? तो ये बातें मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। अब मुझे किसी ने कहा कि प्रैक्टिकली निकाल के बताओ, सुनो ध्यान से। प्रैक्टिकली डेल्टा एच और डेल्टा यू कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। उसके लिए जो यंत्र हमारे को मिला हुआ है वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम से पता लग रहा है। कैलोरीमीटर से क्या मेजर करूंगा? हाँ जी, कैलोरीज। और कैलोरीज क्या होती है? एनर्जी। और बॉम्ब का मतलब बॉम्ब फोड़ेगा। हाँ, फोड़ूंगा, बॉम्ब फोड़ूंगा। एक रिएक्शन प्राइथिक कंबशन। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कंबशन को हिंदी में भी बताया था दहन, और दहन के साथ एक याद और करवाया था, लंका दहन। हनुमान जी को भी केमिस्ट्री आती थी ना, कि अगर मैं O2 की प्रेजेंस में लंका में आग लगा दूंगा तो CO2 और H2O बन जाएगी, उड़ जाएगी सारी लंका, है ना? और ये बात सच है। आज आप पेट्रोल का कंबशन कर रहे हैं, किसके अंदर? बाइक के अंदर। क्या बनेगी बोलो? साथ में, और साथ में क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ये बम भी तो फट रहा है वहां, एक हिसाब से बम भी फटते हैं, है ना? पटाखे मार रहे हैं ना बुलेट पे। हाँ, बाई चांस पेट्रोल लीक हो जाए बाइक चलती बाइक में, हाँ अब क्या होगा? अब बम फटता दिखेगा, हाँ भाई बम फट रहा है ना। तो वो भी तो कंबशन ही है। ये कंट्रोल्ड कंबशन है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, इतना सा फर्क है। पर कंबशन रिएक्शन हमेशा क्या रिलीज करती है? जल्दी बोलिए। एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है? और इसलिए नाम बम रखा हुआ है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और बॉम्ब फटने के बाद क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तभी तो है ना एटम बॉम्ब। हाँ जी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। एक यूरेनियम फटने के बाद 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी करता है जी अपने प्रोड्यूस। सोच के देखो। तो फिलहाल बॉम्ब कैलोरीमीटर चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है इस डायग्राम की, बहुत मुश्किल बना हुआ है, बहुत ही मुश्किल बना हुआ है। समझना है, कोई टीचर डायग्राम नहीं देने वाला। समझना क्या है और कैसे करना है वो समझना है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक स्टील का कंटेनर होता है जिसके चारों तरफ हम थर्मोकोल भर देते हैं। ये लो, ये स्टील का कंटेनर, और इसके चारों तरफ इस कंटेनर को कैलोरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कैलोरीज को कैलकुलेट करता है। सुनना सर की बात को। अब क्या करना है इसके अंदर? अब आप लोगों को इसके अंदर भर देना है कि चारों तरफ थर्मोस्टेट। किसी बच्चे ने कहा था सर मिल्टन की बोतल में ऐसा क्या होता है कि पानी गर्म रहता है ना या ठंडा रहता है, जो भी है। तो हम चारों तरफ जो लेयर होती है ना, उस लेयर में थर्मोस्टेट भर देते हैं। क्या भर देते हैं? थर्मोस्टेट एक इंसुलेटर सब्सटेंस होता है जो हीट को जाने नहीं देता। ये बाहर नहीं जाने देगा हीट को, इसलिए तो थर्मस फ्लास्क में चाय काफी टाइम तक गर्म रहती है, लेकिन ऊपर तो थर्मोस्टेट नहीं है, इसलिए एनर्जी कहां से निकल के भाग जाती है। पर तीन जगह से रोक लिया तो एक जगह से अगर निकल रही है तो ऑब्वियस है डैमेज क्या होगा? कम होगा। थैंक यू। अब इसके अंदर नीचे की साइड हम भर देते हैं पानी, और इस पानी के अंदर लगा होता है थर्मामीटर, जिससे हम नोट करेंगे जी टेम्परेचर। ठीक है जी, ये रहा जी हमारे पास टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर। बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे कोई डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। थर्मामीटर में आप स्टार्टिंग का टेम्परेचर नोट कर लोगे T1। अब आपको यहां पे कैलोरीमीटर के अंदर एक रिएक्शन करवानी होती है, बिल्कुल ये इसके साथ सटी हुई होती है कैलोरीमीटर। और जर्नली यहाँ कंबशन होता है। मैंने A को B को हाँ जी रिएक्शन करवा के C बना लिया, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो छोड़ो, सिंपल। कार्बन को जला दिया, C प्लस में O2 बराबर क्या होगा? हाँ, कार्बन जलता है, सारी दुनिया को पता है ना। कोयला जलता है, कोयला प्योर कार्बन की फॉर्म है, और वो लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करेगा। तेरा कंटेनर मेरे पानी के बिल्कुल चिपका हुआ है। अब बताइए टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। रिएक्शन हो गई, बम फट गया, अंदर कंबशन हो गया। कंबशन के बाद तुमने टेम्परेचर नोट कर लिया, कितना हो गया? T2 हो गया। और ये सारा काम तूने करवाया कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे? कांस्टेंट प्रेशर। ऑब्वियस बात है, कांस्टेंट प्रेशर पे QP किसके बराबर हो जाएगा?
बोलो बोलो बोलो, डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। क्या मैंने अभी लिखा था कि C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी? बोलो बोलो बोलो, यही मैं दोबारा कह रहा हूं, C बराबर Q अपॉन में डेल्टा टी। या टीचर ने कहा Q निकालो तो मैंने कहा Q बराबर C इंटू डेल्टा टी। फिर मुझे किसी ने कहा 1 मोल सब्सटेंस के लिए बोल रहे थे सर कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो अपने एनर्जी चाहिए होती है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो मैंने डिवाइड कर दिया पर मोल, इसे डिवाइड कर दिया। तो अब आपके पास फॉर्मूला है QP इफ द रिएक्शन या सिस्टम इज एट कांस्टेंट प्रेशर। किस पे है जी मेरा सिस्टम, जल्दी बोलिए। और मैंने सारा काम कांस्टेंट प्रेशर पे करवाया, तो QP इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, डेल्टा एच। QP इज इक्वल टू, क्योंकि आप यहीं लिख के आए थे QP किसके इक्वल होता है। बस अब मेरा कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला करना है। डेल्टा एच इज इक्वल टू CP, C की जगह क्या बन जाएगा CP, और डेल्टा T की जगह सर क्या लिख देंगे बोलो, T2 माइनस T1। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं मैं बताऊं? नहीं, पर मोल, द एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल, है ना। तो अमाउंट इन ग्राम और अपॉन में ऊपर मोलर मास आएगा। हाँ, और ये देखो जी आपके पास आ गया। तो अब ये आपके पास पूरा फॉर्मूला होता है। इसी सारे काम को अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर की जगह क्या करा दिया, जल्दी बोलिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर करवा दिया, तो बताइए फर्क क्या आ जाएगा। QV इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1 मोलर मास और अपॉन में अमाउंट इन। कितने फॉर्मूले तैयार हो गए आपके सामने? दो फॉर्मूले तैयार होकर के खड़े हो गए। कोई डाउट है तो आप बताओगे, नहीं तो मैं बताऊंगा। अब मैं कहूंगा एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम ग्रेफाइट को जलाया, आधे तो मर जाएंगे ग्रेफाइट में। भाई ग्रेफाइट का फॉर्मूला कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट का फॉर्मूला, शाबाश, ओनली कार्बन। कार्बन का एक आधा ड्रॉप है, मतलब यही रिएक्शन करवाई C+O2। कितने ग्राम की? जरूरी है मैं तेरे को 1 मोल ही दूं, तभी तो मैंने ग्राम में बदल दिया, क्योंकि जरूरी नहीं था, इसलिए W नीचे आया। अब यहाँ 1 ग्राम जलाऊं, 2 जलाऊं, 10 जलाऊं, वो तुझे पता लग गया। अगर एटम को जला रहा हूं तो एटॉमिक मास, और यहाँ मीथेन को जला रहा होता तो मॉलिक्यूलर मास। अब तुम मुझे देख के बताओ सर, मुझे ये चीज नहीं पता फॉर्मूले में। QP बराबर डेल्टा एच, और मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा था बॉम्ब कैलोरीमीटर से, या तो डेल्टा एच की और या डेल्टा U की। बात समझ में आ गई? ये आपके पास ओवर हो रहा है। अब इस फॉर्मूले में क्या T2 और T1 पता है? जल्दी बोलो। शुरू में पानी का टेम्परेचर T1, रिएक्शन के बाद T2 दिया होगा। CP और CV पता है, यह बता दिया मैंने पहले ही, बता दिया। हर चीज के लिए CP CV फिक्स होता है। ये तो नहीं है आज एल्यूमिनियम कह रहे हैं मैं जल्दी गर्म हो जाऊं, कल कह देगा मेरा मूड नहीं, आज गर्म नहीं होगा। जल्दी बोलो, फिक्स है। उसके बाद में W आपको गिवन होगी कितने ग्राम चीज को जलाया, और मोलर मास या एटॉमिक मास पहले से पता है। मीथेन होगी तो 16 हो जाएगा, कार्बन होगी तो 12 हो जाएगा। बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किताबें जो है, हाँ बोल, क्या कह रही है? बोल 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 फटाफट, क्या कह रही है? ओके, तो अब यहां न्यूमेरिकल के अंदर चलानी क्या क्या मिलेगी। पहले तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा बॉम्ब कैलोरीमीटर का शेप डिफर होता है जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे और जब आप प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। ऑब्वियस बात है, प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग एपरेटस के होते हैं। तुम्हारी किताब ने इसको तो ऐसे ही बॉक्स बना के दिखा रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक बाल्टी बना के दिखा रखी है। तो वो एपरेटस का साइज का या शेप का डिफरेंस है, पर काम तो वही किया। वहां पर भी मैं अंदर पानी लेके गया, अंदर रिएक्शन को जलाया और सारा काम किया। यहां पर भी मैंने यही काम किया। समझ आ गया ना आपको? तो मेरे को नजर में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि कोई टीचर ये नहीं कहता कि बॉम्ब कैलोरीमीटर बना दे चलो और कुछ नहीं। तो आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। आपके पास न्यूमेरिकल आएगा। अब न्यूमेरिकल में चला के करूंगा क्या? अगर मैं कह दूं कांस्टेंट प्रेशर पे काम चल रहा है, तो ऑटोमेटिक बात है आपको क्या कैलकुलेट करना है?
डेल्टा एच, और क्या गिवन होगा सीपी। मानते हैं बात को? मैं कह दूंगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज दिस, एंड देन धीरे से लिख दूंगा कैलकुलेट डेल्टा यू। उड़ गए तोते, गड़बड़ कर गया मैं? ऊपर मैंने दे दिया सीपी और पूछ क्या लिया डेल्टा यू। क्या डेल्टा यू के फॉर्मूले में कहीं पर भी सीपी है कहीं पे? नहीं है। क्या करूं फिर बताइए इसलिए? वेरी गुड, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो एक तरीका और है। क्या मैंने ये बताया था कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी? कल कराया था ये फॉर्मूला, आज भी कराया। ये देखो ये लिखा पड़ा। तो कल को अगर मुझे आपने सीपी की बजाय क्या दे दिया, सीवी दे दिया, और ये पूछ लिया, या उल्टा सीपी देके डेल्टा यू पूछ लिया, तो मैं पहले डेल्टा एच निकाल लूंगा, बाद में डेल्टा यू निकाल लूंगा। या उल्टा कर देता हूं, मेरे को आपने सीवी दे दिया, मैं डेल्टा यू निकाल दूंगा, बाद में डेल्टा एच निकाल दूंगा। करा दूंगा न्यूमेरिकल ऐसा? आपके बुक में है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मेरे पास ग्रेफाइट है 1 ग्राम, और बोर्ड पर आओ, फिर उधर नहीं घुसोगे। क्वेश्चन ये है, मेरे पास 1 ग्राम ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का मतलब कार्बन, जिसको मैंने जला दिया और CO2 बना दिया। W बराबर 1 ग्राम है। एटॉमिक मास सारे बच्चों को पता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो W भी पता है और मुझे M भी पता है। मल्टीप्लाई में मैं विश्वास नहीं करता। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी इज 20.7 माइनस 20.7 है, मैंने सुबह भी नहीं पढ़ा था ये। तो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी हुई है माइनस 20.7 दी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर में वो कह रहा है अगर टेम्परेचर चेंज 298 से बढ़ के 300 केल्विन हो जाए, कितने केल्विन? हाँ, तो कैलकुलेट कीजिए डेल्टा एच। अब आपको क्या समस्या दिख रही है इस क्वेश्चन में कि गिवन क्या है, जल्दी बोलिए, और पूछा क्या हुआ है? क्वेश्चन समझ आ गया मेरे बच्चों को? चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैंने फटाफट पहले डेल्टा यू निकाला, मैंने कहा चलो डेल्टा यू निकाल दो। सीवी की वैल्यू माइनस 20.7, T2 माइनस T1 300 माइनस 298, ये T2 है बड़े वाला, छोटे वाला T1 है। कितने कैलोरी हो गए? 2। हाँ जी, मोलर मास आप बच्चों को लिखा हुआ दिख जाएगा कहीं ना कहीं, एटॉमिक मास या मोलर मास 12, और ये कितने ग्राम है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को जो आंसर लिखा हुआ है वो है -4096.8 और किलो जूल, और ये आ गया जी मेरे पास पर मोल। पर अब क्वेश्चन नंबर 1, ये तो डेल्टा क्या है? यू। सर ने क्या पूछा था? एच। तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब मैं डेल्टा एनजी निकाल लूं, सिर्फ नंदनी बताएगी कि डेल्टा एनजी यहां कितना है, कल निकालना सिखाया था। डेल्टा एनजी का मतलब था नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मोल इन गैसेस फॉर्म एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स इन गैसेस फॉर्म, यही था। प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल लाकर माइनस करने। बता जल्दी से, लिख रहे हैं कि करने पड़ेंगे? जीरो, क्योंकि कार्बन क्या होता है, ये रिएक्शन लिखी हुई थी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। ये क्या है? ये क्या है? इधर भी एक गैस है, उधर भी एक गैस है। ये कह रहा है मैनू भी ले चलो, मैनू भी ले चलो। मैं भज्जा साढ़े फॉर्मूले से सिर्फ कोई आऊगा जेड़ा गैस है, हमने भज्जा है ना, उसको बता दिया हट। नहीं तो आंसर होता 1 - 2 = -1। फिलहाल 1 - 1 बराबर बोलो। जैसे ही तेरा डेल्टा एनजी 0 हुआ तो पता लग गया होगा अब जो वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा यू की आएगी। ये तो हो गया 0, क्या हो गया? तो अब मेरा आंसर क्या है? डेल्टा एच बराबर और माइनस का 4096.8 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन समझ आया बच्चों को? कुछ पूछना चाहते हो? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है थर्मोडायनामिक इक्वेशंस। Thermodynamic equations are those which are giving you all the information regarding the thermodynamic change in an equation. किसी इक्वेशन में जितने भी थर्मोडायनामिक चेंज है उनको बताने वाली इक्वेशन को आप लोग क्या बोलते हो? हाँ, थर्मोडायनामिक इक्वेशन कहते हो। फर्स्ट पॉइंट है आपके ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए कि वेदर द डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि अगर डेल्टा एच क्या होगा, जल्दी बोलिए,
पॉजिटिव, तो मुझे पता लगता रहेगा रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच लिखा हुआ मिलेगा मुझे क्या, तो मुझे क्या पता लगेगा रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। दूसरा पॉइंट, आपको स्टेट मेंशन करनी जरूरी है, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, ये थर्मोडायनामिक इक्वेशन में जरूर मेंशन करनी पड़ती है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज स्टेट ऑफ कंपाउंड मस्ट बी गिवन, है ना। थर्ड पॉइंट आपके पास में है, अगर कोई एलोट्रोपिक फॉर्म को आप चला रहे हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म, जैसे कार्बन की दो फॉर्म्स होती है, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट, ये सब लोग, आपने क्या किया, आपने ग्रेफाइट को जलाया, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा GrAPHIT और नीचे वाली में आएगा डायमंड। अब देखा जाए तो दोनों रिएक्शन सेम है कि डिफरेंट? सर गलत है सर, ऊपर डायमंड ही आएगा। मैं सही हूं, ठीक है। अब आपके पास में, अच्छा उल्टा लिख दिया वहां पे, कोई बात नहीं। तो अब आपके पास में अगर आप दोनों रिएक्शंस को देखेंगे तो रिएक्शन तो दोनों के हैं आपके पास में, सेम टू सेम, C+O2 = CO2, C+O2 = तो दोनों के अंदर क्लियर कट बात है, वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम के डिफर, सेम होनी चाहिए। लेकिन नीचे मैं किसको जला रहा हूं, डायमंड को, और इधर ग्रेफाइट को, तो साफ दिख रहा है। वैसे ही पता होगा डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, है ना, एनर्जी ज्यादा दिख रही है आपको। तो दिस इज द मेन थिंग, ये आपको साफ बता रही है। तो कोई एलोट्रोपिक फॉर्म को जला रहे हो तो आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा। और लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर मस्ट बी रिटन एज सबस्क्रिप्ट। तो ठीक है जी, इसको लिखा होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड हमारा कितना है जी, 1 एटमॉस्फेयर, उसको लिखने के लिए हम डेल्टा एच के ऊपर 0 लगा देते हैं। तो ये है सबस्क्रिप्ट, नीचे आती है ये आपके पास सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट के अंदर आपके पास सबस्क्रिप्ट, और ये आपके पास नहीं, सुपर ऊपर वाली, सब नीचे वाली। नीचे वाले पे लिखते हैं टेम्परेचर को और ऊपर वाले पे लिखते हैं प्रेशर को। तो आज के बाद ये जो 0 लगा होगा इसको क्या बता के आओगे, ये आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। और नीचे हमेशा पैरों में टेम्परेचर की रिएक्शन कितने डिग्री पर हो रही है। ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।